नमस्कार, देवभूमि के दंगल में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका। लेकिन उससे पहले आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। जहरीली शराब से 7 की मौत। आजमगढ़ से बड़ी खबर। जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की हुई मौत। जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोग बीमार। आजमगढ़ से खबर, सरकारी शराब के ठेके से जहरीली शराब की हुई बिक्री। आजमगढ़ से बड़ी खबर, जहरीली शराब से 7 की मौत। जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की हुई मौत। जहरीली शराब पीने से दर्जनों बीमार। और आजमगढ़ से हमारे साथ संवाददाता रमेश सिंह जुड़ चुके हैं। जी रमेश, आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हुई है। क्या थी पूरी जानकारी, क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दें कि आजमगढ़ के अहिरौला थाना क्षेत्र के माहुल बाजार का मामला है। माहुल नगर पंचायत है और नगर पंचायत में ही सरकारी ठेके की दुकान है। बताया जाता है कि बीती रात में गांव के कुछ लोगों ने शराब खरीदी थी और शराब खरीदने के बाद वो जैसे ही शराब पिए उनकी हालत खराब होने लगी। परिजनों ने उन्हें अस्पताल में, स्थानीय अस्पतालों में उनका इलाज कराया, लेकिन हालत काफी नाजुक हो गई। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां बताया जा रहा है 4 तो मौके पर मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन इस मामले में अभी 3 की पुष्टि कर चुका है। बाकी लोगों की जानकारी हासिल कर रहा। मौके पर डीएम और एसपी भारी पुलिस बल के साथ पहुंच चुके हैं। चूंकि बाजार वासियों का आक्रोश भी ज्यादा है, लोगों ने चक्का जाम भी किया था और ये लोगों की मांग थी कि यहाँ जहरीली शराब, अवैध शराब। जी रमेश, कितने लोगों ने लगभग इस जहरीली शराब का सेवन किया है? 1 दर्जन से ऊपर लोगों ने जहरीली शराब का सेवन किया है और बताया जाता है कि जो लोग शराब पिए हैं उनकी विभिन्न जगहों पे इलाज चल रहा है। अभी हालत कुछ लोगों की खराब है, कुछ लोग खतरे से बाहर बताए जाते हैं। क्योंकि ये घटना बहुत ही गंभीर है। इसके पहले भी आजमगढ़ में काफी मौतें हो चुकी हैं और इस पर बड़ी कार्रवाई भी पुलिस कर चुकी है फिलहाल। लेकिन ये सिलसिला अवैध शराब बेचने का, जहरीली शराब बेचने का सिलसिला थम नहीं रहा है, जिसको लेकर के प्रशासन अब की बार कोई बड़ी कार्रवाई करने की मूड में है। जी रमेश, इस पूरे मामले में क्या अभी तक पुलिस की कार्रवाई के बाद किसी की गिरफ्तारी हुई है? पुलिस की माने तो कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो दुकानदार था, जो शराब का की गद्दी पर बैठा था, उसे हिरासत में लिया गया है। और जो दुकान के संचालक थे उनके लिए दबिश दी जा रही है। अभी पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है कि ये शराब कहां से आई और सरकारी ठेके पर कैसे पहुंच गई। ये भी एक गंभीर सवाल है, क्योंकि सरकारी ठेका होता है, बाकायदे चेकिंग करके शराब वहां बेची जाती है। अब वहां शराब कैसे आ गई जो अवैध बताई जा रही है, जहरीली बताई जा रही है, इसके विषय में जांच की जा रही है। मौके पर जिले में आबकारी बिल्कुल रमेश जी पहुंची है, जिला आबकारी अधिकारी भी रमेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलीगढ़ से खबर है, जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मृत्यु हुई। हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। आजमगढ़ से खबर है, जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोग इस समय बीमार चल रहे हैं। हमारे संवाददाता रमेश सिंह का ये कहना था कि सभी लोगों का फिलहाल इलाज कराया जा रहा है। 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है पुलिस के द्वारा। 4 और अन्य लोगों की जांच लगातार चल रही है। आगे बढ़ेंगे देवभूमि के दंगल में। आज बात करेंगे खट्टे में भी मीठे का स्वाद, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देवभूमि की दंगल में। खट्टे में भी मीठे का स्वाद, आज इसी को लेकर बातचीत करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के सफल मतदान के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता जनता के बीच एकजुट होने का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने नींबू सन्नी पार्टी दी, जिसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता एक मंच पर नींबू सन्नी माल्टे का चटकारा लेते नजर आए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कल देर रात पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के द्वारा इस तरह से संदेश देने के बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस में पैदा हुई खटास को खट्टे माल्टे से मिठास में बदलना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ भीतर घास से जूझ रही भाजपा के दो दिग्गज मिलकर इस मसले को खत्म करना चाहते हैं। उसी को लेकर आज हम देवभूमि के दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पार्टी के खिलाफ प्रचार काम और वोटिंग करवाने के आरोप लगातार लग रहे हैं, जिसमें भाजपा की यमुनोत्री से भाजपा प्रत्याशी केदार सिंह रावत, लक्सर से संजय गुप्ता, काशीपुर से हरभजन सिंह चीमा और अब डीडीहार से कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल भी इसमें शामिल हो चुके हैं। ऐसे में भाजपा डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। तो वहीं कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पार्टी के अंदर असमंजस का माहौल बना हुआ है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी नाराज लोगों को एकजुट करने के लिए अपने ही अंदाज में फिर से नींबू सनी पार्टी का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में बातें बनना साधारण सी बात है। इसी पर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के लोगों को हार के डर से उनका दिल अच्छा करने के लिए उनको हरीश रावत खट्टा खिला रहे और भाजपा सदैव एकजुटता के साथ रहती है। चुनाव में जनता का तो भारी उत्साह था और विशेषकर हमारे विधानसभा में तो जो काफ़ी अच्छा प्रतिशत जो है मतों का रहा है, तो जनता में उत्साह था और मोदी जी के प्रति भी बुजुर्गों का, महिलाओं का रुझान था। लेकिन मेरी विधानसभा का जहाँ तक प्रश्न है, वहाँ पर संगठन के ही कुछ पदाधिकारियों ने जो कि पदों पे बैठे हैं, उन्होंने भीतर घात किया है, वरना अंतर ज़्यादा बढ़ सकता था। लेकिन फिर भी कड़े संघर्ष के बाद भी थोड़ा बहुत अंतर से सीट भारतीय जनता पार्टी निकाली है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग हार से बुरी तरह से डरे हुए हैं, उनका जी मिचला रहा है, उनको खट्टा खिलाकर उनका मन ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी जी की मिचलाहट दूर करने का प्रयास कर रहे हैं हरीश रावत जी। भारतीय जनता पार्टी में सदैव से परंपरा रही है कि हमारे सभी नेता लगातार संवाद रखते हैं, अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहते हैं। उसी क्रम में पुष्कर सिंह धामी जी माननीय निशंक जी से, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपराओं को कायम रखे हुए है। नींबू सन्नी पार्टी को लेकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि चुनाव के बाद कार्यकर्ता साथियों को थैंक यू कहने के लिए नींबू पार्टी रखी गई है और मुख्यमंत्री पद के लिए सोनिया गांधी जो भी निर्णय करेंगी वो सबको मानना होगा। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस में चुनाव से पहले जिस तरह से गुटबाजी सामने आई थी, उसके बाद अब चुनाव में क्या दोनों पार्टियां क्या दिखाना चाहती हैं कि उनकी पार्टी में सब कुछ सही है, तो इसका पता 10 मार्च को लग जाएगा। बीच में बहुत पीरियड है, तो उनको जो है मैंने कहा चलो इस बहाने कार्यकर्ता साथियों से थैंक यू कह करके उनको नींबू भी खिलाते, माल्टा भी खिलाते। 2022 के चुनाव के मतदान से पहले कांग्रेस और बीजेपी की अंतर कलह वो पूरी तरह से सतह पर थी। चाहे प्रीतम सिंह जी का गुट हो, हरीश रावत जी का गुट हो, दोनों गुट एक दूसरे के सामने तलवारें खींचे खड़े रहे। और बीजेपी में भी जो अंतर कलह थी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की, तीरथ जी की और वर्तमान सीएम धामी जी की,
सारी अंतर्कलह पूरा टाइम चुनाव के समय तक जनता के सामने रही। और जब मतदान खत्म हो चुका है, जब मतपत्र में ईवीएम में लोगों की किस्मत कैद हो चुकी है, आज हरीश रावत जी पार्टी देते हैं, माल्टा की पार्टी देते हैं और अपने जो उनके आपस के जो कलह थे उनको मिटाने की कोशिश करते हैं। धामी जी भी त्रिवेंद्र रावत जी के यहाँ जाते हैं। तो ये सब क्या है? चुनाव के बाद आप किस तरह के नाटक दिखा रहे हैं कि हमारे बीच में सारी एकता है, लेकिन जब चुनाव की बात थी तो आप लोगों की अंतर्कलह, आप लोगों की गुटबाजी इतनी बुरी तरह से सामने थी कि जनता को सब दिखाई देता है। अब आप कितना भी प्रेम अपना रचाकर दिखाइए, जनता सब समझती है और उन्होंने जिस हिसाब से मतदान किया है वो 10 तारीख को पता चल जाएगा। ऐसे में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद 10 मार्च को किसी के भी पक्ष में निर्णय आए, लेकिन इससे पहले दोनों ही पार्टियों के अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या हरीश रावत ही उत्तराखंड में कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे और भाजपा जारी भीतरघात के आरोप का आला कमान क्या कार्रवाई करता है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही जिस तरह से मेल मिलाप और भाईचारा नजर आ रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि संदेश देने की कोशिश की जा रही है। ठीक चुनाव के बाद देखना यह होगा कि 10 मार्च को जब रिजल्ट आते हैं उसके बाद क्या कुछ समीकरण इन दोनों ही पार्टियों में बना रहेगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है आपका। अमरजीत, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। दीपक पांडे, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। और मीनाक्षी घिल्डियाल, यूकेडी प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका देवभूमि के दंगल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियों में, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस बात करें, अंतर्कलह नजर आ रही थी, लेकिन चुनाव के ठीक बाद दोनों ही पार्टियों के नेता एक साथ एक मंच पर आकर मेल मिलाप और भाईचारे का कहीं ना कहीं संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्या चुनाव से पहले ये मेल मिलाप आगे भी रंग दिखा पाएगा या बना रहेगा? उसी पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, सीधा रुक कर लेते हैं। सबसे पहले संजीव वर्मा जी, आपके पास आऊंगी। पहला सवाल आपसे ही है। जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और कांग्रेस में भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सबको माल्टा खिलाते नजर आए, सब लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं चुनाव के नतीजे आने से पहले ये तमाम समीकरण भराने की कोशिश हो रही है। क्या कहना है पुष्कर सिंह धामी जी की मुलाकात पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। हम लोगों ने मिलजुल कर चुनाव लड़ा है और हमारे यहाँ अनुशासित पार्टी है, एक डेकोरम में रहने वाली पार्टी है। सभी वरिष्ठों का हमारी पार्टी में पूरा सम्मान किया जाता है, अनुशासन का पूरा ध्यान रखा जाता है और छोटे बड़ों का हम लोग पूरा लिहाज करते हैं। और जिस तरह से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के निवास पर गए, तो उन्होंने अपना त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। हमारे पूर्व में वो महामंत्री संगठन रह चुके हैं। एक संगठन का बहुत बड़ा अनुभव उनके पास है। तो आने वाले समय में हम 10 तारीख को जब हमारे चुनाव परिणाम आने के बाद हम पुनः सत्ता में हम लोग वापसी कर रहे होंगे। संजीव जी, पुष्कर सिंह, संजीव जी, तो कुछ और क्या हम बेटरमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा विचार करने के लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के निवास। जी बिल्कुल, और क्या बेहतर कर सकते हैं, चर्चा जरूर करनी भी चाहिए, क्योंकि पार्टी में पुष्कर सिंह धामी के साथ तो इस तरह का ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने अनुशासन से अलग हटकर कुछ किया हो, लेकिन जिस तरह से मदन कौशिक के ऊपर आपके तमाम नेताओं ने आरोप लगाए और इस मीटिंग में भी उनको साथ लेकर नहीं ले जाया गया, कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कई सवाल हो सकते हैं। मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगी। अमरजीत जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी बने हुए। अमरजीत जी, हरीश रावत जी ने जिस तरह से नींबू पार्टी
माल्टा पार्टी की है, उन्होंने थैंक यू करने के लिए कार्यकर्ताओं को ये पार्टी जरूर की थी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को लेकर जो तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का बयान, हरदा का बयान, उसको लेकर क्या लगता है इस पार्टी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, आपके सवाल में ही जो आपने उसका जो है आधा जवाब उसी में ही। कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और कल की जो हमारी पार्टी थी उसमें ये परिलक्षित भी होती है, सभी नेता एकजुट थे और बिल्कुल साफ दिखे। तो इसमें कहीं किसी के मन में कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, सब एकजुटता के साथ चुनाव लड़े हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बन रही है। ये देख करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर जरूर बौखलाहट है। जिस प्रकार से अभी संजीव वर्मा जी ने कहा और आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया किस प्रकार से धामी जो है त्रिवेंद्र रावत जी से मिल रहे हैं, बाकी लोगों से मिल रहे हैं, ये बौखलाहट का नतीजा है कि उनको जो है अब दर दर जो है भटकना पड़ रहा है, घूमना पड़ रहा है, उनकी बौखलाहट दिख रही है। कभी वो धामी जी से मिलते हैं तो कभी निशंक जी से मिलते हैं, तो कहीं वो कोश्यारी गुट पीछे से हावी हो रहा है, तो कहीं जो है अन्य नेता इनके पर बलूनी जी हावी हो रहे हैं। अमरजीत जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपके हरदा यदि पार्टी करे तो आप एकजुट हैं, और यदि दूसरा कोई नेता मुलाकात भी करना चला जाए तो कांग्रेस से डर गए। ये तो बहुत, वो भी तो ये बात कह सकते हैं कि वो भी आगे की रणनीति के लिए बातचीत कर रहे थे। मैं बता रहा हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हरीश रावत जी को लेकर के, प्रीतम सिंह जी को लेकर के दुष्प्रचार कर रही थी, कल की पार्टी से उनकी बात का उनको जवाब दे दिया गया है, मेरा ये कहना है। ठीक है मीनाक्षी, पार्टी कांग्रेस, हाँ ठीक है। मीनाक्षी घिल्डियाल जी भी हमारे साथ है। जी मीनाक्षी जी, जिस तरह से पार्टी की तस्वीरें सामने आई हैं, पार्टी से ठीक पहले चुनाव के मध्य तक जिस तरह की बयानबाजी आ रही थी, क्या लगता है आपको इस पार्टी के बाद कांग्रेस में सब कुछ ठीक नजर आ रहा है आपको उत्तराखंड में? देखिए, मुझे तो दरअसल वही सब नजर आ रहा है जो ये पार्टियां दिखाने की कोशिश कर रही हैं। जी, इन चुनाव में हमें एक नई चीज सामने आई है, भीतरघात। शायद एक नया वर्ड हम लोगों के सामने आया है कि भीतरघात भी कुछ होता है। तो जिस प्रकार की बातें ये कर रहे हैं, देखिए आरोप प्रत्यारोप ये पार्टियां एक दूसरे पे लगाती रहती हैं। हम पार्टी करें तो कोई इशू नहीं है, हम लोग अनुशासन, दूसरी पार्टी बात कर रही है नैतिकता, अनुशासन, इनका नैतिकता, अनुशासन और रिस्पेक्ट जो है वो सारी चीजें टिकट मिलने के बाद ही सामने आ गई थी, जब इनके नेता एक दूसरे से मुंह फुला के बैठे हुए थे, उनको मनाया जा रहा था। तो ये सारी चीजें तो जनता के सामने, आज आप नींबू पार्टी करो या कोई सी भी पार्टी करो, लेकिन जो सच है वो तो खैर उसके अंदर, बैलेट के अंदर जो है आपका ईवीएम मशीन्स के अंदर आपकी जो सच्चाई है वो तो कैद हो ही गई होगी। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगी कि आप देखिए, एक तरफ की नींबू पार्टी की आधी पेज की छपी है, वहीं दूसरी ओर खबरें छपी हैं कि एम्स में जो घोटाला हुआ, ठीक है, एयर इंडिया जो है उसने अपना किराया बढ़ा दिया और यूक्रेन से हमारे जो बच्चे हैं रुद्रपुर के मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं, वो उन्होंने अपना किराया डबल कर दिया एयर इंडिया ने, एक वो खबर छपी है। एक रोडवेज के कर्मचारियों के धरने की खबर छपी है। लेकिन आप देखेंगे कि आज इम्पोर्टेंट क्या हो गया है, इम्पोर्टेंट हो गया है इनकी पार्टी, ठीक है। और आप इन लोगों का इन इश्यूज पे कोई वो नहीं है, इन इश्यूज पे कोई लेने देने की बात नहीं है। इनको सिर्फ एक इनका एम है कि किस तरह से मुख्यमंत्री बनने के लिए मैं इसको पटाऊं या उसको पटाऊं। आप देखिए ना, आज लोकतंत्र की बिल्कुल इन्होंने भाषा ही बदल दी है। जी बिल्कुल। आज जो भीतरघात की बात कर रहे हैं, जो भीतरघात की हम लोग बात कर रहे हैं, ये भीतरघात जो शब्द निकल के आया है वो क्यों आया है? ठीक है मीनाक्षी जी, आपके पास वापस लौट कर आते हैं। हमारे साथ दीपक जी भी बने हुए हैं लगातार आम आदमी पार्टी से। दीपक जी, जिस तरह से मीनाक्षी जी का कहना है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने की जो चाहत हरीश रावत में है, उसको कहीं ना कहीं तमाम नेताओं को एक बार फिर से साधने की कोशिश की गई है, ताकि 10 मार्च को जब नतीजे आए तो एक बार फिर से मनमुटाव न खड़ा हो, या कहीं ना कहीं कोशिश की गई है कि कम से कम एक साथ लाकर बातचीत करने वाली स्थिति बनाई जाए। क्या लगता है आपको, कांग्रेस की क्या स्थिति है? जी नमस्कार। और दूसरी बात, भाजपा में जिस तरह पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए, अब जो दौर आया है इसमें उनको पता है कि हरीश रावत जी को पता है कि मेरा लास्ट टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, अगर मैं इस बार मुख्यमंत्री बनता हूं तो। इसलिए वो अपने सबके साथ समावेश बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पता है उनके ही अपने जो आपस के साथी के मित्र हैं, हर कोई चाहता है, सबके अंदर एक लालसा होती है कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं करके। और पहले तो वो एक विधायक बनने की लड़ाई लड़ते हैं, फिर एक मंत्री और मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
और हरीश रावत जी कहीं ना कहीं बहुत पुराने हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले भी चेहरे हैं, तो वो उनकी तो लालसा रहेगी कि मुख्यमंत्री इससे नीचे तो कोई बात ही नहीं होनी उनकी। अब वो उनको ये देखना है कि उनको बैलेंस बना के चलना है। इस टाइम जो पार्टी चल रही है वो वैसे इस चीजों के लिए विख्यात है, पहले भी कई बार नींबू पार्टी और सब चीजें देते आए हैं, क्योंकि उनको उत्तराखंड की संस्कृति और खान पान से है उनकी मोहमाया वैसे भी। लेकिन ये है कि एक बहाना हो गया कि एक पार्टी है, क्योंकि अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सब लोग अपनी सेकने आए हैं, एक दूसरे से तालमेल बैठाने आए हैं कि कहीं कल के दिन कोई मेरा सेटअप खराब ना कर दे। तो उनको लग रहा है पहुंचते पहुंचते पता लगा मैं ताज हाथ से छूते छूते मेरे हाथ से रह ना जाए दूर, तो इसलिए सबके साथ समावेश बनाने की बात कर रहे हैं। रही उधर से सीएम साहब की बात करेंगे, पुष्कर सिंह धामी जी की, तो उनको पता है कि हमारे ही चेहरे पे कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़ा गया है, लेकिन वो ये देखना चाह रहे हैं, अपनी गणित भी लगा रहे हैं कि हम सरकार में आ रहे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हर आदमी अपने अपने आप से कहीं ना कहीं अपनी गणित, चाहे वो बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, चाहे वो निर्दलीय वाले हैं, चाहे आम आदमी पार्टी वाले हम लोग भी हैं, हर आदमी अपनी गणित लगा रहा है हमारी कहाँ कितनी सीटें आएंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता इनकी जो राह इतनी आसान है, बहुत कांटे हैं रास्ते में, बहुत कांटे भरा ताज पहनने वाले हैं सब, कोई भी जो भी पहनेगा, क्योंकि ना पूरा बहुमत मुझे लग रहा है कि बीजेपी को मिलता हुआ सा दिख रहा है, ना मुझे लग रहा है कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत से जो साथी हैं, जो लोग निर्दलीय लड़े हैं, ये बीजेपी कांग्रेस से लोग आए, उन्होंने इनके लिए कहीं ना कहीं भीतर घात का और बागी होने का जो काम करा है जी। तो दूसरा आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं जब से उत्तराखंड में आई है, इन लोगों के लिए कहीं ना मुसीबत बनी है इलेक्शन में, क्योंकि उनका पता है कि तीसरे विकल्प के रूप में जनता धीरे धीरे आम आदमी पार्टी को भी पसंद करने लगी है। कितना इनको अब हमसे और इन लोगों से नुकसान पहुंचता है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा जी, आने वाला वक्त बताएगा। अभी अपना बैलेंस तैयार कर रहे हैं सब लोग और 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ नरेंद्र सेठी जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से हरीश रावत ने उत्तराखंड में नींबू सन्नी पार्टी देकर तमाम नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की है, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं सीएम पद के लिए ये तमाम फील्डिंग की गई है? जी नरेंद्र जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, वापस लौट कर आएंगे। इसी बीच संजीव जी आपके पास आऊंगी। अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, बीजेपी की जब हम बातचीत यहाँ पर लगातार कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री पद के लिए तो बीजेपी में कोई फाइट नहीं है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया था। लेकिन जिस तरह से लगातार पुराने यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री से बातचीत हो रही है, तमाम बड़े नेताओं को साधने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है आपको किस चीज की रणनीति है और कहीं जोड़ तोड़ में कोई कमी नजर आ रही? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि की दंगल में बने रहिएगा, लगातार वापस आएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देवभूमि की दंगल में स्वागत है आपका। आज हम बातचीत कर रहे हैं खट्टे में भी मीठे का स्वाद। हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए हैं, सीधा रुख कर लेते हैं। नरेंद्र सेठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास नहीं आऊंगी मैं सवाल के लिए, उसके बाद संजीव जी के पास जाऊंगी। लगातार आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से उत्तराखंड में हरीश रावत ने नींबू सन्नी पार्टी दी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री के पास में। क्या लगता है आपको, सबसे पहले कांग्रेस में क्या हरीश रावत सीएम पद के लिए ये तमाम फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं? सीएम पद के लिए अभी कांग्रेस के लिए कह पाना बहुत अर्ली होगा, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके के उनकी आज की बॉडी लैंग्वेज देखी है,
और जिस तरीके से हमने आज वहां पे पूरा माहौल देखा है, तो वो कहीं ये प्रश्न करते हुए नजर नहीं आए कि जैसे पत्रकारों से फीडबैक लेते थे कि हम कितनी संख्या में आ रहे हैं, क्या रहेगा रिजल्ट। उनका सीधा सा बिल्कुल क्लियर सा वो था कि हमारी सीटें 38 से कितनी ऊपर आ रही हैं, 40 से कितनी ऊपर आ रही हैं। तो इसका मतलब वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। मुझे लगता है शायद वो जो चुनाव के बाद उन्होंने 4-5 दिन का फीडबैक सारे दूरस्थ क्षेत्रों से भी उनके पास आ चुका है, तो उस पूरे को समावेश करते हुए उन्होंने जो अपना मनोबल पूरा रूप दिया है, तो उसी को आज प्रकट करने के लिए उन्होंने एक दिन के भोज का उन्होंने ये मौका चुना, जिस पर ये सारा बातें साझा हुई। उससे पहले नींबू पार्टी हुई और एक दिन पहले, तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि कांग्रेस इस समय जोश से पूरी तरीके से लबरेज है और किसी प्रकार का जोश उनमें कम नहीं है, और उनके चेहरे जिस तरीके से खिले हुए हैं, तो ये दर्शाते हैं कि शायद परिवर्तन की एक संभावना पूर्ण रूप से बन रही है। जी बिल्कुल संजीव जी, जिस तरह से नरेंद्र जी ने यहाँ पर कहा है कि आश्वस्त कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, 38 से ऊपर सीटों की बात कर रहे हैं, और इन सीटों को लेकर जिस तरह से एक तरफ कांग्रेस की पार्टी हो रही है और आपके मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के पास मुलाकात के लिए पहुंचते हैं, क्या कहीं डर भी सता रहा है कि जोड़ तोड़ करने की कोशिश पड़ सकती है? जी संजीव जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को चेक करिएगा आप। संजीव जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को चेक करिएगा आप। जी आपकी जी संजीव जी, हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखें आप। जी, मैं पहले तो आपको स्पष्ट करना चाहता हूं मैडम कि भारतीय जनता पार्टी बड़े प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में पुनर्वापसी कर रही है। दूसरी ओर जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने कल नींबू और खट्टा पार्टी दी है, मैं सोचता हूँ जैसे एक कहावत है कि जहर जहर को मारता है, इसीलिए इसी तरह से आप आपस की जो इन नेताओं के अंदर जबरदस्त खटास है, प्रीतम सिंह जी की, हरीश रावत जी की, गोदियाल जी की और यशपाल आर्य जी की, क्योंकि एक दूसरे को कोई भी बचा नहीं पाते, एक दूसरे को कोई बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो एक तरह से ये इन लोगों ने संदेश देने का एक प्रयास किया है कि अंदर से अंदर ऑल इज वेल का एक संदेश देने का प्रयास किया, जो कि मैं सोचता हूँ खाली एक दिखावा मात्र था। अंदर से आज भी अंतरकलह कांग्रेस के अंदर जैसी कल थी, जैसे चुनाव से पहले थी, वही अंतरकलह कांग्रेस के अंदर आज भी है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्री रंजीत रावत जी ने अभी 3 दिन पहले ही कहा, यदि होता किन्नर नरेश मैं तो राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सर पर मुकुट चमकता। तो उन्होंने सीधे सीधे कटाक्ष किया था हरीश रावत जी पर, जो लगातार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जो कभी यशपाल आर्य जी को एक जी बिल्कुल संजीव जी आएंगे। नरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी नरेंद्र जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? इनके पार्टी के प्रियंका, इनके पार्टी के 6 विधायक ये कह चुके हैं कि भीतरघात और हमारे विरुद्ध कार्य हुआ है और हमें हराने का प्रयास किया गया है, जिन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया है। तो इसके आगे अभी भी ये कांग्रेस की शिकंजी में ये ढूंढ रहे हैं कि इसमें चीनी कितनी है और नमक कितना है। पहले वो तो बताते हैं कि मदन कौशिक के लिए जी बिल्कुल, मैंने भी ये सवाल रखा था संजीव जी, नरेंद्र जी का जो सवाल है उस पर भी आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी मुलाकात करने की कोशिश तो कर रहे हैं, सब कुछ ऑल इज वेल आप भी अपनी पार्टी में बता रहे हैं, लेकिन आपके विधायक सड़कों पर आकर लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि अपने ही प्रत्याशियों को हराने की कोशिश की है आपके नेताओं ने। मैडम देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। अरे संजीव जी, ये कैसा अनुशासन है? इस अनुशासन की परिभाषा आप समझा दीजिए, इस अनुशासन की परिभाषा। संजीव जी, आप मेरी बात भी सुनिए। आप जब अनुशासन की बात करते हैं तो कौन सी परिभाषा आपके अनुशासन की बीजेपी में पढ़ाई जाती है, ये पता? बोलने भी देंगे आप बोलने भी देंगे? एक बार
एक बार अमरजीत जी से, एक बार मीनाक्षी जी से भी पूछिए कि प्रदेश। ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपकी परिभाषा सुनूंगी, क्योंकि ये परिभाषा हम लोगों ने तो कभी नहीं पढ़ी अनुशासन की, जो बीजेपी में दिखाई देती है। अमरजीत जी। मैडम जी एक बात सुनिएगा जी। जिन भी व्यक्तियों ने चुनाव भर में पूरे चुनाव में जरा सी भी अनुशासनहीनता करी और बागी बनने का प्रयास किया, पार्टी सुन लीजिए ने उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने हाँ, कुछ को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया और जो अब अंदर हैं वही आपके नेताओं पर। ठीक है संजीव जी, मैं आपकी बात समझ गई। ठीक है संजीव जी, अब मैं आपके पास आती हूँ, अब मैं आपके पास आती हूँ। अमरजीत जी जवाब दीजिएगा। मैडम मैंने पिछले आप ही के कार्यक्रम में मैंने पिछली बार कहा था, मैंने कहा इनके 3 लोग जो है वो पार्टी में रहकर जिस बात अनुशासन की बात कर रहे हैं वो अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैंने तब ये कहा था कि ये संख्या 3 से बढ़ेगी, ये 6 पर जाएगी, 6 से 9 पर और 9 से 15। ये भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपनी हार से पूरी तरह बौखला चुकी है और ये अभी आरोप कांग्रेस पे नहीं लगाएंगे, अभी ये छीछा लेदर इनकी पार्टी के अंदर होगी। मदन कौशिक जी का अभी तक कोई बयान नहीं आया। बात करते हैं अनुशासन की, अनुशासन होता तो अमरजीत जी रंजीत रावत जी ने बहुत सुन लिया आपकी, सीधा बोला था, सीधा आरोप हरीश रावत जी पर लगाया था कि मैंने 5 सालों तक मैंने खेती 5 सालों तक मैंने खेती बोई और ये बुलडोजर लेकर मेरी खेती उजाड़ने आ गए। बीच में नहीं टोक रहा संजीव जी, जिनकी वजह से उनको अपना जिनकी वजह से हरीश रावत जी को आपसे अनुरोध कर रही हूं, आप विधानसभा संजीव जी भाई, मैं आपको समय दूंगी, आप अपनी बात करिएगा। इतनी देर तो आपको मैंने समय दिया है, आप किसी और को भी मौका दीजिए। आप जी अमरजीत जी। तो मैं ये बता रहा हूँ किस प्रकार से अनुशासित पार्टी है, वो जग जाहिर है और दिख रहा है। अभी सविता कपूर जी ने भी क्या कह दिया, केदार सिंह रावत ने क्या कह दिया, चंपावत से क्या कहा जा रहा है, ये आपके सामने है। और अमरजीत जी हमारी अनुशासित पार्टी है, हमारी अनुशासित पार्टी है। ठीक है दीपक जी के पास मैं जाऊंगी, आप दोनों के पास में बाद में वापस। दीपक जी, लगातार दोनों पार्टियों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दोनों ही पार्टियां अपने को बेहतरीन इस समय बता रही हैं और कहीं ना कहीं इस बात को मान बैठी हैं कि 10 मार्च को नतीजा इनके पक्ष में आ रहा है। क्या कहना है आपका? अति महत्वाकांक्षा कांग्रेस की नजर आ रही है तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। बिल्कुल अमरजीत भाई साहब ने बिल्कुल सही कही। एक बार जब डिबेट हुई थी इस बार अमरजीत भाई साहब ने ये बात की थी, ये बात मैंने भी कही थी, क्योंकि ये इनकी जो रार है, टकरार है, धीरे धीरे बढ़ेगी, कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी भी और निकल के आएंगी। अपनी नाराजगी का ठीकरा ये दूसरों पर फोड़ रहे हैं, दूसरे पर फोड़ रहे हैं। और ये बहुत खूबसूरत इनके अंदर एक कला मिली है। अभी प्रियंका जी ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा धामी मुख्यमंत्री का चेहरा जरूर बनाएंगे। ये मुखौटा उतरता हुआ नजर आ रहा है, कहीं से पीछे से अनिल बलूनी जी का चेहरा दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी में। वो अंदर की गुटबाजी, अंदर की राड़ वो आपके सामने आ रही है। और हार के साथ साथ मैं बताऊं, अभी नरेंद्र अमरजीत जी 10 तारीख का इंतजार सुन लीजिए, नरेंद्र सेठी जी ने भी एक बात सुन लीजिए। आप 10 तारीख से पहले जितना अगला सवाल मेरा है, क्या पुष्कर सिंह धामी जोड़ तोड़ के लिए पहुंचे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास? 10 तारीख के बाद निवेदन है, टाइम होगा। संजीव जी, अमरजीत जी, आप लोगों को मैं समय दूंगी, मुझे किसी और के पास जाने का मौका तो दीजिए। आप दोनों लोगों से अनुरोध है, कृपया करके आप दोनों लोग अपने समय पर ही बोले, दूसरों के समय में ना जाए। वो अपनी गणित लगा रहे हैं, जैसे उन्हें वो ये देख रहे हैं कि कितने हमारे बागी हो गए हैं, कौन उसमें से जीत रहा है, कैसे अनुशासन को तोड़ करके, अनुशासन तो सुन के मेरे मानसिक संतुलन खो चुका है इनके। इतना ठीक है, मीनाक्षी जी भी हमारे साथ। ठीक है और ये उसमें यही देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों को जोड़ करके कौन कौन जीत सकता है, वहां से उनको जोड़ने का, उनको मनाने की तैयारी। मीनाक्षी जी, पीसी थपलियाल जी हमारे साथ एक बार डिबेट में बैठे थे, उनका ये कहना था कि यदि जरूरत पड़ी तो साथ दे सकते हैं। क्या लगता है आपको कि पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से मुलाकात कर रहे थे, क्या जरूरत पड़ने पर आप उनका साथ आएंगे सरकार बनाने के लिए? नहीं, बिल्कुल ये तो गलत बात होगी। लेकिन मैं तो इन पार्टियों के बारे में कहूंगी कि 20 वर्षों से आप देखिए क्या स्थिति बना रखी है। 5 साल एक आते हैं, वो कहते हैं कि हमें इन्होंने काम नहीं करने दिया, इसीलिए हम काम नहीं कर पाए। फिर दूसरा पार्टी आती है, फिर वो कहती है कि हम लोग ये काम करना चाहते थे लेकिन इन्होंने काम नहीं करने दिया। और 20 वर्षों में दोनों ही काम निकम्मे के निकम्मे बैठे रहे। यानी कि आप विपक्ष में, मीनाक्षी जी इस बात को आप साफ कह रही है कि आप विपक्ष में ही बैठेंगी?
बिल्कुल देखिए लोकतंत्र में मैं ये कहूंगी कि देखिए सबसे सत्ता में रहना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इम्पोर्टेंट होता है कि आप जनता के मुद्दों को कितना उठा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितना बेहतर तरीके से हम विपक्ष में रह के जनता के मुद्दे उठा सकते हैं इस सत्ता में रहने वाली, देखिए मेन एम क्या होता है, मेन एम होता है कि जनता के लिए काम हो और जो वादे किए गए हैं, घोषणाएं की गई हैं वो पूरी हो। और यदि वो कहीं ना कहीं अगर सत्ता पक्ष पूरी नहीं करता है तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है उसको ये याद दिलाना कि आपको ये काम करना है। तो अगर वो काम करे तो बेसिकली उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन पार्टीज की और किसी को मनाने की, क्योंकि यदि वो काम किया होता तो अपने आप ही जनता का प्यार उनकी तरफ होता। लेकिन आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि पहले तो सबसे पहले तो मीनाक्षी जी आपको बीच में रोकूंगी, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। अपने दर्शकों को सीधे लिए चल रहे हैं हरदोई, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित कर रही हैं। सो रहे थे आप कि 5 सालों से आपको समय नहीं मिला। अरे यहाँ के सांसद है प्रधानमंत्री, वाराणसी के सांसद है, उत्तर प्रदेश के सांसद है, योगी जी तो लखनऊ में रहते हैं। कह रहे हैं कि नहीं मालूम था कि वही समस्या है किसानों की, तो फिर उनको ये भी मालूम नहीं होगा कि महंगाई कितनी है, क्योंकि उन्होंने तो खरीदना नहीं है मिट्टी का तेल। उनकी तो दिहाड़ी 200 रुपए है नहीं, आपकी है एक दिहाड़ी में आपकी एक बोतल तेल नहीं आ रही है। आगे क्या कहेंगे कि उनको ये नहीं मालूम कि इतने बेरोजगार बच्चे हैं। इसीलिए तो उन्होंने 12 लाख सरकारी पद खाली रखे हैं 5 सालों से, क्योंकि उनको तो बेरोजगारी दिख ही नहीं रही है उत्तर प्रदेश में। अरे यहाँ जिसके बेरोजगार नौजवान हो हाथ उठाओ, दिखाओ जरा मोदी जी और योगी जी को दिखाओ। ये है स्थिति अपने प्रदेश की। और आप आकर यहाँ पे मंच पे खड़े होकर आतंकवादियों की बात कर रहे हैं। अरे छुट्टे जानवर का आतंक को देखिए, छुट्टे जानवर के आतंक को देखिए, महंगाई के आतंक को समझिए, बेरोजगारी के आतंक को बंद कीजिए। यहाँ पाकिस्तान की बात, आतंकवादियों की बात, धर्म की बात, जाति की बात किस लिए कर रहे हैं? किसका पेट भर रहा है इससे? किसका पेट भर रहा है इससे मैं पूछना चाहती हूँ आपसे भाई और बहनों। उनका पेट भर रहा है, नेताओं का पेट भर रहा है, सत्ता मिल रही है उनको, राजनीतिक दलों के नेताओं का पेट भर रहा है। आपका पेट नहीं भर रहा है इन बातों से। आपका पेट भरेगा रोजगार से। किसानों के कर्ज माफ करिए। छत्तीसगढ़ में 3 घंटे बाद सरकार आई, शपथ लिया मुख्यमंत्री में, 3 घंटे बाद किसानों के कर्ज माफ शुरू हुए 3 घंटे बाद। ये 5 सालों से राज कर रहे हैं, गद्दी पे बैठे हैं। किसके लिए राज है? किसके लिए सरकार चल रही है? अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए। ये भ्रमण करते हैं पूरी दुनिया के। आपने देखा होगा टीवी पे, प्रधानमंत्री जी अमेरिका जा रहे हैं, किधर किधर जा रहे हैं, कहते हैं कि देश का गौरव बन रहा है। देश का गौरव जब बनेगा जब देश का नौजवान अपने पैरों पे खड़े होगा। देश का गौरव जब बनेगा जब देश का किसान सशक्त होगा। किसान ने 1 साल के लिए आंदोलन किया। आप काले कानून ला रहे थे, भाजपा ऐसे कानून ला रही थी जिससे मेहनत करें आप, खून पसीना बहाएं आप, खेती करें आप, फायदा हो बड़े बड़े उद्योगपतियों का। किसका? उनके दोस्तों का, जो आज के दिन में 1000 करोड़ रुपए एक दिन में कमाते हैं। एक दिन में एक उद्योगपति 1000 करोड़ रुपए कमा रहा है, देश का किसान 27 रुपए भी नहीं कमा पा रहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देवभूमि के दंगल में स्वागत है आपका। लगातार हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा के सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए, सीधे रुक कर लेते हैं। नरेंद्र जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे थे और इस बात को लेकर अब साफ हुआ है कहीं ना कहीं, यूकेडी से मीनाक्षी जी ने कहा है कि वो विपक्ष में बैठना पसंद करेंगी और उसी के साथ ही वो तमाम जनता के मुद्दों को उठाएंगी। क्या लगता है आपको कि तमाम सर्वेस को यदि हम उत्तराखंड में देखें तो इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि सर्वे गलत साबित हुए हैं। इस बार राजनीतिक विश्लेषकों की भी यदि बात करें तो खुलकर
इस बात को लेकर कोई साफ तौर पर नहीं कह रहा है कि किसको बहुमत मिलने वाला है, किसकी सीटें कम होंगी। हालांकि अंदाजा जरूर है कि 35 सीट के आसपास कांग्रेस को मिल सकता है। बीजेपी को लेकर भी कुछ लोगों का ये कहना है कि स्थिति 30-32 के ऊपर कहीं ना कहीं जा सकती है। लेकिन जब तक 10 मार्च का पिटारा खुलता नहीं है तब तक 100% ये कहना कोई भी इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ना ही हम कह सकते हैं कि आखिर साइलेंट वोटर, जो लाभार्थी वोटर है, वो किस करवट बैठेगा और किस तरह का रिजल्ट सामने आएगा। तो इस बात पर किस तरह से लोग पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं और क्या आपको लगता है कि ये सही है रिजल्ट से पहले? जी देखिए प्रियंका, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो सामने इस समय हालात दिख रहे हैं, दोनों ही दल पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है कि हमने क्लियर कट मेजोरिटी पा लेनी है। लेकिन मैं आपको आज का थोड़ा सा संस्करण बता देना चाहूंगा। जो आज हरीश रावत और बड़े कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ एक होटल में उन्होंने पत्रकारों के साथ एक गेट टुगेदर रखा, तो उसमें जो बॉडी लैंग्वेज थी उनकी और जो उनके हाव भाव थे, उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि किसी भी तरीके से ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा था कि वो कहीं सत्ता से दूर हैं। और जहां तक मुझे, जैसे ये 70 सदस्यीय विधानसभा है, तो इसमें 36 विधायक वाला सरकार बना लेता है। तो जो पिछली वाली स्थिति थी वो 11 विधायकों वाली, अब वो 22 वाली या 33 वाली भी नहीं है। सत्ता के बहुत काफी नजदीक। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि शायद कांग्रेस इस बार सत्ता के पास पहुंचने में बिल्कुल सफल होगी। और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को लेकर आशंकित है कि वो कहीं सत्ता उनके हाथ से खिसक ना जाए। ठीक है, ये बिल्कुल जी ठीक है। 10 मार्च तक का हमें इंतजार करना हो। हम दीपक पांडे भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। दीपक जी, नरेंद्र जी का जिस तरह से कहना है कि बॉडी लैंग्वेज की बात करें या तमाम सर्विस की बात करें या फिर अमूमन वोट के बाद जिस तरह से प्रत्याशियों का मत होता है, जो भावनाएं निकलकर सामने, आम आदमी पार्टी को आप कहां देख पा रहे हैं? कितनी सीटों का आप अंदाजा लगा पा रहे हैं? क्योंकि उससे भी स्थिति उत्तराखंड की साफ होगी। मैडम, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई भी सरकार अभी पूरे बहुमत में नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए, त्रिशंकु वाला माहौल है, कहीं 6 महीने बाद इलेक्शन भी ना कराने पड़ जाए कहीं ना कहीं। और बाद में आम आदमी पार्टी के हम लोग कभी ये नहीं कहते 60 के पार है कि हमारे पास 1 सीट है कि 2 सीटें हैं या 10 सीटें हैं। हम लोग अभी आम आदमी पार्टी ने नया कदम यहाँ पे रखा है उत्तराखंड में और अपनी जगह बनाने में फिलहाल हमने काफी हद तक सफलता प्राप्त करी है। लेकिन जहां भी हम पहुंचेंगे हम पहले से बहुत अच्छे बेटर स्थिति में रहेंगे। हर बार मैं ये कहता हूँ, इसलिए ना मैं ज्यादा बहुत आवेश में आके बहुत बड़ी बात कहता हूँ, ना मैं कोई निराशाजनक में आके कोई बात ये कहता हूँ कि हम कहाँ पे हैं। कुल मिला के उत्तराखंड की स्थिति ये होने वाली, ना बीजेपी की ना कांग्रेस की इस समय अभी सरकार किसी की नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और जो आपके बागी नेता हैं बीजेपी कांग्रेस में, मैंने इससे पहले भी आपके बयान में यही कहा कि कहीं ना कहीं इनके बगैर इन लोगों की कोई काम नहीं होना है, इनकी सरकार नहीं बननी कहीं ना कहीं। क्योंकि बात वही आएगी 30-32 में। तभी इसलिए कह रहा था बीजेपी के प्रवक्ता मित्र से अपने कि आप मुझे बताइए कि जिनको आपने बागी करा है, कल के दिन आप उनको कितने में खरीदेंगे और उसने अनुशासन कितनी जल्दी तोड़ेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ सीटें जैसे जहां बागी इनके आ रहे हैं, मैं अभी देख रहा हूँ रुद्रपुर की अगर बात करूं तो यहाँ पे राजकुमार ठुकराल जो है इनके बागी हुए थे, वो काफी मजबूती से दिख रहे हैं। और उन्हीं के जो जिला अध्यक्ष हैं कहीं ना कहीं सिवरोड़ा 3रे नंबर पर दिखाई दे रही बीजेपी यहाँ पे। लेकिन अगर कल के दिन इनको जरूरत पड़ गई, क्या पता कहीं राजकुमार ठुकराल को लोग खरीदने की कोशिश ना करें या कहीं उनको अनुशासन के तहत कहीं वापस अंदर पार्टी में ना ले लें। क्योंकि हुआ है ये लाल कुआं विधानसभा में इन्होंने क्या करा, 2 साल पहले जिसको अनुशासन के तहत उसको बाहर निकाला था, उसको इस बार उन्होंने विधायक का टिकट दे दिया। जो विधायक था 28,000 वोटों से जीता था, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। इनका अनुशासन कुछ नहीं है, इनका खुद का पता नहीं है क्या करने वाले हैं। इसलिए जो सीएम साहब हैं वो अब अपनी गणितें लगा रहे हैं कि कहां से हम निकाल सकते हैं, कहां से हम जीत सकते हैं, किस तरह से हम तोड़ जोड़ कर सकते हैं। अब इनका यही रह गया, जो 12-15 जो रह गए इनके, इसी में बीतने वाले हैं। ठीक है अमरजीत जी, जिस तरह से नरेंद्र जी का भी कहना है और आपके नेता भी जिस तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, यदि सीटें आपकी आती हैं, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा और उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। ऐसे में हरीश रावत जी जिस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और कोशिश उन्होंने जरूर की है, लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या हरीश रावत जी ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीतम सिंह गुट के नेता एक बार फिर से 10 मार्च के बाद पलटी खा जाए? देखिए, एक बात तो नरेंद्र सेठी जी ने स्पष्ट कर दी है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जोश के साथ लबरेज है और भारतीय जनता पार्टी में एक डर की स्थिति है, भय की स्थिति है, भटक रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हरीश रावत बनेंगे या कोई दूसरा चेहरा सामने आएगा, इस बात को लेकर भी उन्होंने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि जो सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा कहेगी वही होगा, जो विधानमंडल दल निर्णय करेगा उस पर सोनिया जी मोहर लगाएंगी।
जिस पर मोहर लगाएंगी वो मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अमरजीत जी यहाँ पर हरीश रावत जी की बातों का किस तरह से भरोसा करें? वो आज कहते हैं कि सोनिया गांधी जी की बात मानेंगे, कल ट्विटर पर कुछ और वो लिख दे, उनका क्या भरोसा? नहीं, देखो मैं बार बार यही कहता हूं, देखो हर आदमी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, और पार्टियां जो होती हैं, लोकतांत्रिक हमारी पार्टी है, यहाँ पर हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। प्रीतम सिंह जी भी कल कह रहे थे मेरे चेहरे में क्या दिक्कत है, मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, कोई हर्ज नहीं बन सकता है। लेकिन कह देने से मात्र प्रीतम सिंह जी के या हरीश रावत जी के कह देने से नहीं होगा ना। विधानमंडल जो तय करेगा उसके ऊपर सोनिया जी मोहर लगाएंगे, निश्चित रूप से हो जाएगा। इसमें हम आज ही इस डिबेट में पड़ जाए कि कौन मुख्यमंत्री और कौन नहीं होगा, ये अभी विषय नहीं है। मैं एक बात और इस बीच में कहना चाह रहा था, एक हमारी मीनाक्षी जी ने बात कही कि पार्टियों में मतभेद है, इनके अंदर अंतर विरोध है, और यहाँ चर्चा होनी चाहिए थी, मुद्दों को लेकर के चर्चा हो रही है नींबू सन्नी पार्टी पे। देखिए, पार्टियों में मतभेद और मनभेद दो अलग चीजें हैं। मैंने पहले भी कहा, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, अपनी इच्छा जाहिर करना मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें नाराजगी की बात नहीं है, कोई भी दावा पेश कर सकता है। अंतिम निर्णय विधायकमंडल दल लेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा लेगी। और रही बात मुद्दों की, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर डिबेट में, हर मंच पे कांग्रेस ने ही मुद्दों की बात की है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा नींबू सन्नी की बात कीजिए। आज नींबू सन्नी पार्टी की बात हो रही है, तो हम आपको उत्तर दे रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे, और ये 5-5 सालों में आते हैं, दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ये आज ही की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हरीश रावत जी ने यहाँ तक कहा है कि हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो मैं ये निश्चित रूप से चाहूंगा कि विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत रहे, और जो भी हमारे अन्य दल होंगे उनको भी हमारी सरकार बनेगी तो हम सबको साथ लेकर के चलने का काम करेगी। यही हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है और अच्छी बात है, यही लोकतंत्र है। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, आने वाले समय में देखिए कांग्रेस सरकार बनेगी, हम सभी दलों को, भले हमारी संख्या पर मजबूत होगा, हम फिर भी सभी दलों को साथ लेकर के चलने का प्रयास करें। जी मीनाक्षी जी, अमरजीत जी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं और आपको विपक्ष में देख भी रहे हैं, आपसे उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप मजबूत विपक्ष बने। क्या कहना है आपका इस पर? अभी तो 10 मार्च में हालांकि समय है। देखिए, इस बार जिस समीकरण बना हुआ है, डेफिनेटली उत्तराखंड क्रांति दल एक मजबूत विपक्ष के तौर पे सामने जरूर आएगी। और दूसरी चीज ये है कि पहले तो कांग्रेस ये देख ले कि सबसे पहले 10 मार्च के रिजल्ट आने के बाद इनके बीच में कितनी अंतरकलह है और सामने आती है, पहले तो वो देखने वाला विषय होगा। मजबूत विपक्ष तो ये आप मुझे बताइए, क्या आपकी पार्टी के अंदर अंतरकलह नहीं है? वो अंतरकलह कह रहे हैं आप शब्द गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अंतरकलह नहीं है, अपने अपने विचार है, तो विचारों को टकराव को आप अंतरकलह मत कहिए। दरअसल लोकतंत्र की धज्जियां तो आप ही लोगों ने उड़ाई है कि एक किस प्रकार से, मतलब जिसको अपने इश्यूज पे स्टैंड लेना चाहिए था, जहां पे आप पहले भ्रष्टाचार का आरोप जिन लोगों पे लगाते हैं, फिर उनको वही लोग दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, फिर वहीं से वापस आते हैं, तो ये तो लोकतंत्र की धज्जियां तो आप ही पार्टियों ने उड़ा रखी है ना। तो ये तो प्रॉब्लम, अंतरकलह तो हम बोलेंगे ही, और क्या कहेंगे कि अंदर जब आप किसी को मनाने जा रहे हैं, कोई कुछ बयान दे रहा है, कोई नेता, फिर कोई नेता, देखिए आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता जब कह रहे हैं कि मैं मगरमच्छ की नदियों में हूं और हर जगह पे मगरमच्छ हैं, तो इस बात का क्या अनुमान लगाया? विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार पर हम आरोप लगाएंगे तो मगरमच्छियां जब सुनवाई नहीं हो रही, आम जन की सुनवाई नहीं हो रही, ठीक है। मगरमच्छों के बीच में तो नरेंद्र जी भी हमारे साथ है। नरेंद्र जी, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। जिस तरह से आप लगातार आज बात कर रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज की खास तौर से आपने बात की है, इस बात का तो आपने जिक्र किया है कि आश्वस्त वो नजर आ रहे थे, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में जिस तरह का मन मुटाव, खासतौर से नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और हरदा को लेकर बीच में कई बार वार पलटवार की भी स्थिति आई है, उनको लेकर क्या लगता है आपको कि कांग्रेस में 10 मार्च में यदि उनके पक्ष में भी फैसला आता है तो ये सब कुछ सही रहेगा या पंजाब वाली स्थिति खड़ी हो सकती है? बिल्कुल प्रियंका, ठीक पूछा आपने, बिल्कुल, और बल्कि मैं इसी विषय के ऊपर उत्तर देने वाला था और आपने सवाल ही कर दिया। तो चुनाव से पहले जो कुछ आपस में मतभेद थे, जिसको हम अंतरकलह कहते थे या आपस में खींचातान कहते थे, आज वो सारा दृश्य, अभी चुनाव के परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन अब किसी भी प्रकार का उनके बीच में कोई मतभेद किसी प्रकार का नहीं दिख रहा। आज प्रीतम सिंह जी स्वयं उनके साथ भोजन कर रहे थे और साथ ही में थे हरीश रावत, दिनेश अग्रवाल वहां पे थे और आरेंद्र वहां पे थे जो सहसपुर से चुनाव लड़े हैं, और भी जोत सिंह जी थे वहां पे और जो चुनाव लड़े हैं, और बाकी काफी बड़ी संख्या में वहां लोग थे।
तो आज जो सबसे पॉजिटिव बात देखने को मिली, जो आपस में खींचातान थी या कोई मतभेद थे, वो शायद कांग्रेसियों ने दफन कर दिया होली से पहले ही। और जो एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, हरीश रावत इस समय जो स्थिति है हरीश रावत की बिल्कुल एक ऐसी स्थिति है, आप यूं कहें अगर कि प्रियंका वो कांग्रेस का मंगलसूत्र है तो कोई गलत बात नहीं होगी। वो बिल्कुल कांग्रेस के एक मंगलसूत्र की तरह है। उसकी अगर कड़ी है, जो बाकी विधायक अगर एक भी बिखर गया तो कांग्रेस सुहागन होने से वंचित रह जाएगी। तो इसलिए कांग्रेसियों को यह भी डर है इस समय कि वो सब एकजुट होकर रहें और इसी दिशा में वो लगे भी हुए हैं। तो आज उनके अंदर जो एकता देखने को मिली वो काफी अरसे बाद मिली, और ये अपने आप में एक बिल्कुल निष्पक्ष वो कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आउटराइटली कांग्रेस की सरकार आ रही है या आउटराइटली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, लेकिन कांग्रेस ने अपने को फोरफ्रंट पे आकर जिस तरीके से आज प्रोजेक्ट किया है, तो शायद अगर वो चुनावों से पहले ऐसा प्रोजेक्ट करते तो चुनाव के नतीजे और भी बेहतर हो सकते थे। जी बिल्कुल। दीपक जी आपके पास आएंगे। नरेंद्र जी का जिस तरह से कहना है कि सुहागन तभी बन पाएंगे जब मंगलसूत्र में सभी विधायक या सभी दाने एक साथ आए, क्या लगता है आपको कितने दिनों तक सुहागन रह पाएंगे? नरेंद्र साहब की तो बातें ही निराली हैं, सुनने में तो अच्छी लगती है हमें भी जी। लेकिन चीज क्या है कि मैंने वही बात निराली दीपक जी, मतलब मैं तो आपको एक तर्क दे रहा हूँ, आप ये बताइए कि मैंने कहा कि सम्मान मंगलसूत्र है हरीश रावत। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत खूबसूरत बात कही, निराली मतलब बड़ी अच्छी लग रही थी सुनने में, मतलब वाक्य जो आपका आया। तो मेरे कहने वाला ये देखिए, नरेंद्र साहब ने जो बात रखी है उन्होंने एक कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए रखी, लेकिन मैं तो सभी पार्टियों को लेकर के बात करूंगा, क्योंकि मैं हरीश रावत जी एक हमारे उत्तराखंड के बहुत ही गद्दावर नेता हैं, इसे दो राय नहीं, और हम सब सम्मान करते हैं चाहे कोई भी पार्टी का है। जैसे हम लोग भले किसी भी पार्टी से, हम यूकेडी का बहुत सम्मान करते हैं, हमारे दिल में आज भी कहने का उत्तराखंडिया था, ये बात सभी लोग मानते हैं जितने हमारे भाई लोग हैं, क्योंकि उत्तराखंड के लिए हम सब लोग लड़ाई लड़ी है। लेकिन जो हरीश रावत जी जिस जगह पे खड़े हैं, वहां पे जो और लोग भी हैं, जो उनके और साथी लोग हैं, वो भी पार्टी करना एक अलग चीज है, लेकिन बाहर दिखाना अलग चीज है, लेकिन अंदर खाने हर कोई चाह रहा है। ये जैसे से वक्त जैसे सीटें क्लियर होती जाएंगी चीजें, वो चाहे बीजेपी की कांग्रेस की, हर आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं लास्ट में ठगा सा महसूस ना करे, क्योंकि जब जीत का निर्णय आएगा तो कल के दिन जीत आते आते लोग पलट ना जाए, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता है कि समीकरण क्या बदलने वाले हैं, इसलिए सब एकजुटता दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। तो मैं ये नहीं मानता कि कोई राह इतनी आसान होने वाली जो मुख्यमंत्री बनेगा आने वाले समय में, मुझे नहीं लग रहा चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस। जी ठीक है, अमरजीत जी आपके पास आते हैं। अमरजीत जी, जिस तरह से दीपक जी का भी कहना है और लगातार आपसे उमा सिसोदिया जी का बयान सामने आया था, उन्होंने भी ये बात कही थी कि चुनाव से पहले जिस तरह से खींचता नजर आ रही थी, एकाएक सब कुछ बिल्कुल ठीक करने की कोशिश की जा रही थी, यानी कि कोई पिक्चर लगातार धुंधली नजर आ रही थी और एकाएक उसको एकदम गुड पिक्चर के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्या लग रहा है आपको, एक स्ट्रैटेजी के तहत ये काम किया जा रहा है? आपको जरूरत इसलिए पड़ रही है कि सब कुछ बिगड़ा हुआ था, अब एक बार फिर से सब कुछ अच्छा बेहतर दिखाया जाए ताकि आगे जो दिक्कतें आए उनको सॉल्व करने में आसानी हो सके? देखिए प्रियंका जी, ये दिखाया जाए वाली बात मेरे को समझ में नहीं आती। तमाम मीडिया, तमाम सर्वे, तमाम पत्रकारों में जो हमारे बारे हैं, आप हर जगह देखिए कांग्रेस को बढ़त के रूप में दिखाया जा रहा है। इसमें ये नहीं कि हम बताएं आपको, निश्चित रूप से कांग्रेस बढ़त की ओर है, तो हमें हमारी एकजुटता एक साथ है, पहले भी थी, आज भी है, और लगातार आपको यही दिख रही है और यही संदेश पार्टी देने का काम कर रही है। अब उमा जी क्या कहती हैं, क्या नहीं कहती, असल में उनके पास ना तो कोई नंबर है, ना ही वो कहीं एक सीट लेकर भी यहाँ आ रहे हैं, तो इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा ठीक है अमरजीत जी, इस बात पर भी नरेंद्र जी ने भी ये कहा था कि अगर यही गुड पिक्चर आपने चुनाव से पहले प्रोजेक्ट की होती तो शायद आपको और अधिक फायदा हो जाता। आपको नहीं लगता कि देरी कर दी आपने? नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा, देखिए कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी को अपने बात कहने का अधिकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह एक डिक्टेटरशिप वाली पार्टी नहीं है, एक आदेश आया संघ से ऊपर से तो उसी को पूरा जो है पार्टी उस तरह
चलेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ ठीक है, अपने अपने विचार हैं और अपने सभी विचारों के साथ अगर पार्टी फिर भी एक साथ चलती है तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है। इसी को ठीक है अमरजीत जी, उत्तराखंड में हाँ लोगों के अलग अलग विचार जरूर हो सकते हैं, लेकिन आदेश आपकी भी पार्टी में आला कमान से ही आता है, दिल्ली से ही आता है। मीनाक्षी जी भी हमारे साथ बनी हुई है लगातार। जी मीनाक्षी जी, अमरजीत जी का यहाँ पर कहना है कि दिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की जा रही है, अंदर सब कुछ बहुत बेहतर है और कांग्रेस सत्ता में भी आ रही है, मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी तमाम लोगों के द्वारा जो तय किया जाएगा उसमें आगे कोई मनमुटाव नहीं होगा, यानी एकाएक कांग्रेस में सब कुछ बेहतर हो गया है। देखिए, एकाएक बेहतर तो चुनाव के बाद ही हो गया था। जैसे ही चुनाव हुआ उसके बाद सारी समस्याएं खत्म हो गई राज्य की, कोई आपस में किसी नेता का मनमुटाव नहीं था और जिससे पार्टी से भी इन्होंने शो कर दिया कि अब तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, जैसे वो कहते हैं ना अच्छे दिन आ गए, तो चुनाव होते ही सारे अच्छे दिन आ गए। और अब 10 तारीख के बाद आप देखेंगे कि कितने अच्छे दिन आते हैं, फिर से वही 5 साल, चाहे कोई भी सरकार आए, लेकिन 5 साल इन्होंने फिर से वही स्थिति दोहरानी है उत्तराखंड में, क्योंकि यदि इन्होंने पिछले 5 वर्षों में इन्होंने काम किया। जी नरेंद्र जी आपके पास आते हैं। जी मीनाक्षी जी अपनी बात पूरी करें। नहीं, मैं मीनाक्षी जी के लिए कह रहा हूँ। प्रियंका, ये मेरी मीनाक्षी जी का आपके माध्यम से एक अनुरोध है, मुझे मीनाक्षी जी को कहना था, कभी कभी कोई बात बिना तंज के भी कह लिया करो, कोई विकास की बात ना उत्तराखंड के लिए। तो आप हर बार मतलब 10 तारीख को जिस बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लेना है 10 तारीख को, आप कह रहे हैं देखना ये तो फेल होगा, ऐसे इतनी बद्दुआएं आप शुरू से क्यों दे रहे हैं? जी मीनाक्षी जी, एक्चुअली ये बद्दुआएं नहीं है सर, ये बद्दुआएं नहीं है, दरअसल ये रियलिटी है, क्योंकि हम 20 वर्षों से उत्तराखंड में हालात देख रहे हैं ना। देखिए 10-10 साल का मौका दिया और आज ये लोग आके कहते हैं कि हमारे 5 साल कम पड़ जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि हमें पिछली पार्टी काम नहीं करने दे रही है। अरे जब काम ही कोई नहीं करने दे रहा है तो आप बैठ जाइए ना घर पे, मत करिए काम। अन्य तो आप विकल्प के रूप में क्यों नहीं आते? आप विकल्प के रूप में आगे निकल के क्यों नहीं आते? इस बार हम लोग विकल्प के रूप में बिल्कुल सामने है। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूंगी, दरअसल आज के टाइम की जो राजनीति है वो कुछ और चीजों से इन्फ्लुएंस्ड हो गई है। वो बेसिकली मुद्दों से इन्फ्लुएंस नहीं है, वो धन बल और जो रियल मतलब एक रूप होता है लोकतंत्र का, आज वो लोकतंत्र नहीं रह गया है, आज वो धनतंत्र और राजतंत्र में तब्दील हो चुका है। तो हम देखेंगे कि जनता को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। आप ये देखिए ना कि 65% वोटिंग परसेंटेज है हमारा, इस परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश नहीं हुई है, बल्कि आप देखिए बहुत कम परसेंटेज है, जबकि हम ये कहते हैं कि वोट करना हमारा अधिकार है। तो आप ये नोटिस करिए ना, 35% लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, और ये जो 65% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन है? लेकिन धन बल को तो पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका सब झेल रहे हैं। जी बिल्कुल मीनाक्षी जी यहाँ पर सवाल ये भी होता है कि जिस जनता के लिए आप सेवा करने की बात कर रहे हैं, उस जनता की भी पसंद नापसंद का आपकी पार्टी को, आपके नेताओं को भी ख्याल रखना हो। वो जो चाहती है आप उन्हें वही देंगे, आप उन्हें यदि कुछ और देने की कोशिश करेंगे तो शायद जनता अभी स्वीकार नहीं करेगी। नहीं, दरअसल मैं इस पॉइंट पे भी कहना चाहूंगी कि जो उत्तराखंड क्रांति दल है, जो हमेशा से देखिए उसका एक जब उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी तो उसका विजन ये था कि हमें उत्तराखंड राज्य बनाना है, और 2000 में हमारा ये विजन पूरा भी हुआ था, राज्य बनाना। उसके बाद मीनाक्षी जी, उसके बाद उत्तराखंड की जनता यदि राष्ट्रवाद का नाम लेकर आगे बढ़ना चाहती है, यदि उन मुद्दों से आकर्षित होती है, तो मुझे लगता है कि आपको भी उस ओर ध्यान देना चाहिए। नरेंद्र सेठी जी एक बार फिर से आपके पास आएंगे। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए राष्ट्रवाद की परिभाषा कोई पार्टी हमें नहीं सिखाएगी और किसी से सीख के हमें ये बात करनी भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को अगर राष्ट्रवाद, देखिए हमारे उत्तराखंड से सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते हैं, तो राष्ट्रवाद की बात तो हमें किसी को सिखाने की जरूरत ही नहीं है और ना समझाने की जरूरत है। ठीक है मीनाक्षी जी, बेहतर होगा आप आगे आत्ममंथन करें ताकि आगे आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करें। समय की कमी के कारण इस डिबेट को हम यहीं पर विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र जी बहुत धन्यवाद, अमरजीत जी बहुत धन्यवाद आपका, दीपक जी धन्यवाद, मीनाक्षी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ संजीव जी जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवभूमि के दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे थे कांग्रेस में जिस तरह से नींबू सन्नी पार्टी हुई, और बीजेपी में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री से। देखना ये होगा कि एक तरफ कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है, दूसरी तरफ बीजेपी को लेकर भी लगातार रणनीति और बातचीत अंदर ही अंदर चल रही है। 10 मार्च को जब नतीजे आते हैं तो किसके पक्ष में आते हैं और क्या कुछ आगे का समीकरण उत्तराखंड का बन पाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए की न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।